हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेटिंग फॉर द रेन बाय कामाक्षी बालासुब्रमण्यन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। स्टोरी की शुरुआत होती है वेलू से, जो कि एक फार्मर था। वो सुबह सुबह उठता है और यही सोचता है कि काश आज बारिश हो। वो ये होप कर रहा होता है। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है, वो देखता है कि आसमान के अंदर सूरज उग चुका है और सूरज कुछ इस तरीके से चमक रहा था। इट वॉज ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर, यानी कि जैसे एक आग का गोला चमकता है, इस तरीके से सूरज चमक रहा था। तो भाई वेलू समझ गया था यार ये कोई बढ़िया बात नहीं है। वेलू इधर उधर आसमान में देखता है तो एक भी बादल उसको देखने को नहीं मिलता। बादलों को क्यों देख रहा था? क्योंकि बादल से ही तो बारिश होती है। तो एक भी बादल नहीं था। वो मन ही मन अपने आप को बोलता है, मटर्स मतलब कि मन ही मन वो अपने आप को बोल रहा होता है कि भाई ये तो बिल्कुल भी एनकरेजिंग चीज़ नहीं है, इससे तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली। बारिश का तो कुछ भी साइन नहीं दिख रहा। और वो जैसे तैसे कर कर उठ जाता है। चाहे बारिश हो या बारिश ना हो, फार्मर हमेशा जल्दी उठते हैं। वेलू भी उनमें से एक ही था। वेलू बहुत हार्ड वर्क करता था और जो उसकी ज़मीन थी वो भी उसे कभी धोखा नहीं देती थी। हर बार अच्छी ही हार्वेस्ट होती थी। सीजन आफ्टर सीजन वो क्या करता था, एक सीजन के अंदर क्या करता था, वो हार्वेस्ट करता था ज्वार को, दूसरे सीजन के अंदर दाल को हार्वेस्ट करता था। तो ऐसे कर करके वो क्रॉप्स को एक सीजन में ज्वार उगाया, एक में दाल को उगाया। सीजन आफ्टर सीजन वो अपने लैंड पर इन क्रॉप्स को ग्रो करता था और उसकी जो ज़मीन थी वो उसको कभी धोखा नहीं देती थी। अच्छी खासी उसे हार्वेस्ट भी होती थी। थ्रू आउट द ईयर ही वर्कड, नेवर थिंकिंग ऑफ रेस्ट। पूरे साल वो काम करता है वेलू, कभी भी रेस्ट की नहीं सोचता, ना ही कभी छुट्टी लेने की सोचता। ये पैटर्न नियरली 6 ईयर तक कंटिन्यू रहता है। जब से उसने अपनी ये ज़मीन खुद की खरीदी है तब से ही ये पैटर्न कंटिन्यू है। बेचारा कभी भी रेस्ट ही नहीं लेता, हमेशा काम करता ही रहता है। द ड्रॉट बिगिंस। ये साल थोड़ा सा डिफरेंट था। गर्मियों का समय खत्म हो गया था, फिर भी बारिश नहीं आई। वेलू और उसका नेबर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए, लेकिन कोई बारिश नहीं आई। इसके बहुत सारे डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स देखने को मिले। डेविस्टेटिंग मतलब कि बहुत खतरनाक इफेक्ट्स देखने को मिले। सबसे पहला इफेक्ट ये था कि जितनी भी फील्ड्स थी, जितने भी खेत थे, वो सब अनटेंडेड रहे, यानी कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जो अर्थ थी वो हार्ड होने लगी, क्रस्ट फॉर्म होने लग गई उस पर, यानी कि लेयर्स फॉर्म होने लगी और वो क्रैक होने लगी। किस तरीके से, जिस तरीके से आपको इस इमेज में दिख रही है, इस तरीके से मिट्टी कुछ इस हाल की हो गई थी। द बार्न लैंड लुक्ड फॉर लॉन, यानी कि जो बार्न लैंड था, खाली जमीन थी, बंजर जमीन थी, वो बहुत दुखी सी लग रही थी। जितने भी फार्मर्स थे, दे ऑल लिव्ड एंटायरली ऑन द होप ऑफ रेन, कि काश बारिश हो, काश बारिश हो। हर दिन वो ये उम्मीद करते थे कि काश आज बारिश हो, काश आज बारिश हो। अब ये लोग सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो लोगों के दिमाग में आती है वो होता है एक एस्ट्रोलॉजर। विलेज के अंदर कोई सजेस्ट करता है कि हम लोग एक एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, शायद वो हमें बताए एक ऐसा तरीका जिससे हम हेवेंस, यानी कि स्वर्ग के जो भी लोग हैं, भगवान हैं, उन सबको खुश कर सकें और फिर शायद से वो बारिश को भेज देंगे ज़मीन पर। वेलू इस चीज़ को लेकर डिसएग्री करता है। वो बोलता है नहीं, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, इतने साल से बारिश आ तो रही थी। बोलता है कि नहीं, हम कोई एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं करने वाले। इंस्टेड जो वेलू था वो कहाँ विजिट करता है? वेलू वेदर ऑफिसर के पास विजिट करता है, जो कि एक वेदर ऑफिस होता है। वहाँ पर एक वेदर ऑफिसर से वो मिलता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी कुछ खास हेल्प नहीं कर सकते। वो लोग बोलते हैं कि हमें खुद नहीं पता बारिश कब आएगी, क्योंकि बारिश तभी आती है जब बहुत सारे क्लाउड्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। कैसे बारिश आती है ये पूरा प्रोसेस समझना है तो एक बहुत बढ़िया यूट्यूब पे चैनल है MKG अकेडमी नाम से, उसकी साइंस के वीडियोस देख लेना। हाँ, अपना प्रमोशन करना भी ज़रूरी है बच्चों, उसमें मैंने सारा प्रोसेस ये समझाया हुआ है।
अब यहाँ पर जो वेदर ऑफिस के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोगों को खुद एक बात समझ नहीं आ रही, मतलब वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड इस चीज को लेके कि इतनी सारी फेवरेबल कंडीशन है, बारिश होने का पूरा माहौल है, बट फिर भी बारिश नहीं हो रही। वेलू बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। ही वॉज एट लॉस। उसको कोई भी यहाँ पर मतलब फ्रूटफुल रिजोल्यूशन नहीं मिलता, कोई काम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। वापस वो अपने गांव आ जाता है। बहुत थका हुआ होता है, डिजेक्टेड मतलब कि बहुत दुखी होता है, बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। साथ में उसे प्यास भी लग रही होती है। धूल एकदम से उड़ रही होती है जिसकी वजह से उसे बार बार खांसी भी आ रही थी। एंड ही वॉज ऑल्सो स्नीजी। तो वो सोचता है कि कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए। उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है, उसकी छाया में वो बैठ जाता है। और वो जो पेड़ की छाया होती है, इट वॉज वेरी कूल एंड इन्वाइटिंग। ऐसा लग रहा था वो छाया बुला रही है सबको अपनी तरफ। जब वो उस पेड़ की छाया के नीचे बैठता है, वो नोटिस करता है कि एक ओल्ड वुमेन है जो वहीं पर बैठी हुई है, और वो भी धूप से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठी है। अब वो जो ओल्ड सी वुमेन थी ना, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करा गया है यहाँ पर। उसकी जो स्किन थी, इट वॉज रिंकल्ड, यानी कि झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसकी आईज स्पार्कल कर रही थी, चमचमा रही थी। जब वो स्माइल करती है, वो वेलू की तरफ देखती हैं और वो स्माइल करती है, और उनकी जो स्माइल है वो बढ़ती ही जाती है, और जो उनके रिंकल्स हैं वो भी बड़े अच्छे से दिखने लगते हैं। अब वेलू उस ओल्ड वुमेन के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, बोलते हैं अम्मा आप किस चीज को लेके खुश हो रहे हो? बारिश के बिना कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे लेकर आप स्माइल करो। अम्मा बोलती हैं यस यस यू आर राइट, सही बात बोल रहे हो, और वो हंसना बंद कर देती हैं। वेलू अपने दिल की बात बोलने लगता है। अब वो अपने आप को ही बोल रहा था, बट जो अम्मा बैठी थी उन्हें ऐसा लगता है अम्मा को कि ये मेरे से चीजें शेयर कर रहा है। वो बोलता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है? मैंने तो बहुत हार्ड वर्क करा और ऑनेस्टी के साथ अपना हार्ड वर्क करा, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। बिना बारिश के मैं कैसे अपने लैंड को टिल मतलब कि कैसे अपने लैंड को तैयार कर सकता हूं? अगर मैं अपने लैंड को टिलिंग नहीं करूंगा, टिलिंग एक प्रोसेस होता है फार्मिंग का, अगर वो मैं नहीं करूंगा तो मेरे क्रॉप्स कैसे ग्रो होंगे? मेरा क्या होगा? मैं अपने घर वालों को कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा? वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बट ओल्ड लेडी को लगता है कि वो उनसे ही बात कर रहा है। तो ओल्ड वुमेन यहां पर क्या बोलती है? परहैप्स यू हैव वर्कड टू हार्ड। मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क कर लिया है। वेलू ये बात सुन के थोड़ा पजल होता है और गुस्से के अंदर रिप्लाई करता है उन्हें, व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहती हो अम्मा? क्या कोई असलियत में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सकता है? मैंने सिर्फ वही करा है जो एक हार्ड वर्किंग फार्मर करेगा। मैं काम करता रहूंगा, कभी भी रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं बुढ़ा नहीं हो जाऊंगा। लगभग 5 सीजन हो गए हैं मुझे, नहीं 6 साल हो गए हैं, लगभग 6 सीजन्स हो गए हैं, और मैंने कंटिन्यूसली उसके अंदर क्रॉप्स को ग्रो करा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं क्रॉप ग्रो नहीं कर पा रहा। प्लोइंग एक प्रोसेस होता है फार्मिंग का, वो भी नहीं कर पा रहा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। ओल्ड वुमेन अपनी विजडम को शेयर करती हैं अर्थ के बारे में। वो बोलती है, माय सन, मैं तुमसे यही बात कर रही हूं कि तुम्हारे पास तो स्ट्रेंथ है, तुम काम कर सकते हो बिना किसी ब्रेक के, लेकिन क्या तुमने अपनी जमीन के बारे में सोचा है? यानी कि तुमने अपने लैंड के बारे में सोचा है? अर्थ कंटिन्यूसली वर्क करती है, हमारा लैंड कंटिन्यूसली वर्क करता है। जब तुम उसके ऊपर प्लो करते हो, सीड्स को सो करते हो, फिर तुम्हारे प्लांट्स ग्रो होते हैं उसके ऊपर। अर्थ ने वर्क करा है फॉर ईयर्स, सेंचुरीज, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक काम करा है। जो सॉइल है, जो लैंड है, जो अर्थ है, क्या इनको रेस्ट नहीं मिलना चाहिए थोड़ा बहुत भी? सॉफ्टली स्माइल करते हुए वो ये बात वेलू को समझाने की कोशिश करती है। वेलू थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है रेस्ट? जमीन को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है? क्या बात कर रही हो अम्मा, आप फालतू की बातें कर रहे हो आप तो अम्मा, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप। अब यहां पर वो फिर उसको समझाने की कोशिश करती है। वो बोलती हैं, सच में ये बात डिफिकल्ट है समझने के लिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जो अर्थ है ये काफी बुढ़ी हो चुकी है, इट इज ओल्ड। नेचर जो है, इट इज मदर टू ऑल ऑफ अस। नेचर
सबके लिए इक्वल है। हम ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, एक छोटे से इंसेक्ट है उनके लिए, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। टू यू एंड टू मी एंड टू द ट्रीज एंड टू द वाटर एंड द सॉइल। इन फैक्ट नेचर इज ऑल्सो इक्वल फॉर वाटर एंड द सॉइल। नेचर जो है वो हर किसी का ध्यान रखता है और नेचर चाहता है कि उसके हर एक बच्चे को रेस्ट मिले। इसी वजह से शायद बारिश नहीं हो रही और रेस्ट मिल रहा है लैंड को। ओल्ड वुमेन अब वेलू को एक्सप्लेन करती है द पर्पस ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट मतलब कि जो सूखा पड़ गया था उसके बारे में वो उसे एक्सप्लेन करती है। बोलती है कि देखो जब बारिश नहीं आती तो तुम्हें डिजेक्टेड फील होता है, सैड, लोनली ऐसा फील होता है। लेकिन तुम सोचो जो तुम्हारी जमीन है यानी कि जो तुम्हारा लैंड है, इट इज लेफ्ट अलोन, कोई भी उसको परेशान नहीं कर रहा, अनडिस्टर्ब्ड है वो आसमान की तरफ देख रहा है, आराम कर रहा है। जब बारिश आएगी वो वापस से काम करना शुरू कर देगा। इट विल स्प्रिंग बैक, वापस से उस पर चीजें उगना शुरू हो जाएंगी एक्टिवली, फ्रेशली एंड रेडी फॉर योर क्रॉप्स। फिर तुम उस पर क्रॉप भी ग्रो कर सकते हो। वो बोलती हैं कि बेटा तुम अपने घर जाओ, नेचर जो है उसको एक या दो चीजें तो पता है, समझदार है नेचर अपने आप में, चलो बेटा तुम अपने घर जाओ। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। वेलू जो था वो अपने घर पे जाने की सोचता है और ये चीज को रियलाइज भी करता है जो उसे ओल्ड वुमेन ने बताई थी। वेलू वहां से उठता है, घर की तरफ जा रहा होता है और वो अपनी जमीन के बारे में सोचता है कि यार जो मेरा पीस ऑफ लैंड है विच इज बिलव्ड। बिलव्ड क्यों है उसका? क्योंकि उसी पे वो फार्मिंग करता था। तो वो सोचता है यार सही बात है, जो मेरा पीस ऑफ लैंड है अभी ब्रीथ कर रहा होगा पीसफुली, जैसा मुझे उस ओल्ड वुमेन ने समझाया। वो थोड़ा रेस्ट ले रहा होगा क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग काम करते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब कि पूरे साल भर कल्टीवेशन का काम होता रहता है, क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है लैंड पे, बेचारा बिजी रहता है पूरे साल, अभी उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है। तो वो सोचता है कि सही बोल रही थी ये ओल्ड वुमेन, अच्छी बात है, लैंड को थोड़ा रेस्ट ही मिल जाएगा। अब वो अपने विलेज जा रहा होता है। अब कहानी के अंदर क्लाइमैक्स आता है। शाम का समय हो गया था, वेलू आराम से घर पर चल के जा रहा था, सूरज ढलने को था। वेलू को अपनी पीठ पर ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। तभी वो देखता है कि पानी की बूंद उसके शोल्डर पर गिरी है। वो ऊपर देखता है आसमान में तो देखता है कि बारिश आ रही है। खुश हो जाता है, बोलता है वाओ देखो आसमान के अंदर बादल हैं, जरूर बारिश आएगी। अंधेरा होता जा रहा था। कुछ ही समय के अंदर बिजली कड़कना शुरू होती है और बारिश आना शुरू हो जाती है। वेलू घर पर भागता हुआ जाता है, बहुत हंस रहा होता है और बहुत खुश होता है। फाइनली जो वो चाहता था वो हो गया, बारिश हो ही गई। अब हमने जो इस चैप्टर के अंदर चीजें देखी वो ये देखी कि जो एनवायरनमेंट है वो अपने तरीके से वर्क करता है। नेचर, मदर नेचर अपने तरीके से वर्क करती हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने समझा। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? बुक के पीछे के तो क्वेश्चन भूल जाओ बेटा, बड़ी क्लास में आ गए हो, 8th क्लास में आ गए हो। ऑब्वियसली क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं? सैम्पल पेपर से या चैप्टर के बीच से हम बोल सकते हैं। चैप्टर के बीच वाले जो क्वेश्चन है वो सैम्पल पेपर में आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? आपको सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी। बहुत ही कम प्राइस के अंदर है ये मेंबरशिप। इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश के इसी चैप्टर के सैम्पल पेपर नोट्स नहीं मिलेंगे, कंप्लीट इंग्लिश की बुक के सैम्पल पेपर नोट्स, साइंस की बुक के कंप्लीट सैम्पल पेपर नोट्स, एसएसटी की बुक के कंप्लीट सैम्पल पेपर नोट्स, मैथ्स की बुक के कंप्लीट सैम्पल पेपर नोट्स। एक मेंबरशिप प्राइस में 4 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और नोट्स, यानी कि एक सब्जेक्ट की जितने की गाइड आती है उतने में आपको 4 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर नोट्स मिलने वाले हैं। वो भी आप देख सकते हो नोट्स को। भाई बोरिंग तो बिल्कुल भी आपको इनसे पढ़ना लग ही नहीं सकता। इतनी इंटरेस्टिंग इमेजेस यूज करिए, इतनी इजी लैंग्वेज यूज करिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी अच्छा स्कोर करोगे। फाइनली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।